हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज बड़े दिनों बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गई होगी, मेरे ख्याल से 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और हम इस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस क्लास में जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे वो उस बेसिस पे बताएंगे जो पहले हमने कवर करा है। डे 1 टू डे 50। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और चैनल को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद डे 1 टू डे 50 टेक्निकल एनालिसिस की जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हमने कवर करी है। अब हम आज के क्लास में देखेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। ओके, डेरिवेटिव मार्केट कितने पार्ट में डिवाइड है और उसमें क्या क्या टर्म है और किस बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि बहुत बहुत आप सभी लोगों का थैंक्स इतना इंतज़ार करने के लिए। और दूसरी बात कि इस बीच किन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ वो आप सभी को पता है, और मैं लगातार अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे रहा था। इस बीच मैं ट्रेड भी कर रहा था। डे 1 टू डे 50 के बेसिस पे जो भी क्लासेस मैंने ली उसी बेस पे मैंने ट्रेड लिया, और कुछ लॉसेस भी हुई और प्रॉफिट भी हुई। एट द एंड में प्रॉफिट में ही रहा, और सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे डाल भी रहा था। साथ साथ मैं कभी लोगों को बोलता नहीं, बट आज मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले अभी ही जाके आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर दीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आने वाले टाइम में पैसे की वैल्यू जो है ना, वो ऑन द पेपर अगर इन्फ्लेशन के बेसिस से देखें तो वहाँ से तो वैल्यू घट ही जाएगी, बट उनके लिए पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है। बट उनके लिए पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिनके पास 1 रुपया भी अभी सेविंग्स के नाम पे नहीं है, या जो स्टूडेंट्स हैं 12 प्लस या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ओके, इस बीच में उन्हें अपना रूम रेंट देना है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके लिए उन्हें कुछ पैसे की अरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम साइड इनकम कह सकते हो, या सेविंग्स के लिए, या कुछ लोग एसआईपी करते हैं अभी से ही। आप वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने 10-11 साल के एज से ही अर्निंग करना शुरू कर दिया था। क्यों शुरू कर दिया था? कुछ तो रीज़न होगी। इसलिए क्योंकि जब वो 10 और 11 के एज से काम करना शुरू कर रहे हैं, जब वो 21 की एज में जाएंगे तो जो 21 के एज वाला लड़का शुरू करेगा, जो स्टार्ट करेगा ना, उस वक्त ये 21 की एज में 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे। और जब ये 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे तो ऑब्वियसली जो इंसान शुरू करेगा उससे ये कहीं ज़्यादा आगे होंगे। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अभी जो आप इन सब चीज़ों को सीख रहे हो ना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आगे चल के। तो आज है हमारा डे 51। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने अगर डे 1 टू 51 नहीं भी देखा है तो डे 51 में ऐसी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ जो डे 1 टू डे 51 नहीं भी देखा होगा आपने, तो ये क्लासेस आपके लिए है और आप समझ सकते हो। और इस क्लास को देखने के बाद फिर आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो बाई चांस अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो आपको एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये भी वीडियो आपके लिए काम की होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होता है? देखो, मैं बहुत ही आराम से और ध्यान से समझाऊंगा, बस आप समझना। ठीक है, ये एक बंदा है, ये क्या है? बायर है। ठीक है, ये एक बंदा है, ये क्या है? सेलर है। ये बायर है और ये सेलर है। इसका एक नाम एज्यूम कर लो, मनीष।
मान लेता हूँ कि इसका नाम मनीष है और इसका नाम रमेश। तो मान लो कोई भी मार्केट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। नहीं पता तो आज पता चल जाएगी। तो हमने बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच होता है? बायर्स एंड सेलर्स के बीच। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं हो रही होगी, डाउट होगी भी नहीं। जब होगी तो मैं खुद ही कवर कर लूँगा, आपके सारे सवालों का जवाब भी मैं दे दूँगा। बायर्स एंड सेलर्स दोनों हैं। तो आज के इस क्लास में मैं मेनली कवर करूँगा फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्शन के बारे में कवर करेंगे और मैं स्पेशली क्या करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, आगे बताएंगे। तो जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर हम फ्यूचर की बात करें, देखो जो फ्यूचर में होता है काइंड ऑफ चीज़ें ऑप्शंस में भी वही होती है। अब हमें चीज़ों को शुरू से पढ़ना है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों एक वर्ड है। तो पहले हम फ्यूचर को देखेंगे, फिर हम ऑप्शन को देखेंगे। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन देखने से पहले हमें ये मानना है कि किसी भी मार्केट में कोई भी चीज़, इस मार्केट को छोड़ो, अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो, तो सब्जी लेने जब आप जा रहे हो तो मानो कि ये एक ठेला है, ठीक है, इस ठेला पे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, सॉरी ये सब्जी लेने वाला है, ठीक है, यहाँ पे सब्जी बेचने वाला एक खड़ा है। तो सब्जी लेने वाला क्या है? बायर है। और सब्जी बेचने वाला क्या है? सेलर है। दोनों किस चीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं? किस चीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं? मनी, ओके, पैसे का। एक का पैसा जा रहा है दूसरे के पास और एक के पास पैसा आ रहा है। फिर ये सेलर्स कहीं ना कहीं जाके फिर से ये बायर्स बनेगा, कहीं बड़े दुकान से ख़रीद के लाएगा, और फिर जिसके यहाँ बेचेगा वो सेलर्स। पैसे का क्या हो जा रहा है? मूवमेंट हो जा रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जो कभी बायर था वो सेलर बन गया। अब हो सकता है कि मैं ही इसमें ये बायर हूँ। तीन खड़े हैं ना ठेला के पास, तीन सब्जी लेने आए हैं। मैंने सब्जी ले लिया और मैंने एक्स्ट्रा सब्जी ले लिया। अब मेरे पड़ोस वाले हैं, उन्हें भी सब्जी की ज़रूरत है और वो बाहर जा ही रहे थे और मैंने उनको बोला कि भैया मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, आपको चाहिए क्या? आप प्लीज़ मुझे बता देना। तो अभी मैं यहाँ पे सेलर बन गया और वो जो मेरे पड़ोसी थे वो बायर बन गए, ठीक है। तो सेलर और बायर का डिफिनीशन, तो सेलर और बायर का डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बायर्स क्या करता है? ख़रीदना है इसको। सेलर्स क्या करता है? चीज़ें बेच देता है जो इसके पास होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी डाउट नहीं हुआ। तो अब इन दोनों के बीच क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। नॉर्मल एग्जांपल दिया, तो यही जो रियल लाइफ की एग्जांपल है ना, वो सेम चीज़ें बस यहाँ होती है। बट यहाँ क्या है कि यहाँ टेक्निकल चीज़ें हैं जो हम रियल लाइफ में अपनी आंखों से नहीं देखते। इसी वजह से ये हमें थोड़ा सा अटपटा लगता है या हार्ड फील होता है। अब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं। तो फ्यूचर में हमेशा याद रखना, कोई भी स्टॉक्स का नाम हम लेते हैं, अगर हम स्टॉक्स की बात करें, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक हो सकता है। अब एक्स वाई जेड से आपको नहीं समझ में आई तो मान लो कि मैं SBI के स्टॉक का बात कर रहा हूँ, ठीक है, SBIN, HDFC, बहुत सारी स्टॉक्स होती है। आप किसी भी एप्लीकेशन में लाइक जेरोधा में, धन में, अप स्टॉक्स में, ग्रो में, किसी में भी अगर ये सर्च करोगे तो ये स्टॉक्स है। लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदते भी हैं। तो वो लॉन्ग टर्म वाली जो होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है। बट इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स की। तो कैसे क्या होती है वो हम आगे बताएंगे। बिल्कुल भी आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, जो मैं बता रहा हूँ बस उसे समझते चलिए। जैसे SBIN, HDFC, IRCTC, कोई भी स्टॉक्स का नाम ले लो ना, IRFC, ETC, हजारों लाखों करोड़ों स्टॉक्स है, कितना का नाम लूँ मैं। कोई भी स्टॉक्स को हम उठाते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ कि टाटा पावर एक स्टॉक है, ठीक है, और ये 700 रुपये पे अभी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ,
रियल में कितना है नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये 700 रुपये पे है। तो अब क्या होता है, अब जो हमारा एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया जेरोधा, अपस्टॉक, फिर हो गया ग्रो, कोटक नियो, धन, ये सारे के सारे क्या है, एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज क्या करता है, ये एक्सचेंज हमें हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटी देता है, अलाउ करता है डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स, इसे लॉक कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। अब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या करना है, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं बाई करूँगा या तो सेल कर लूँगा। ठीक है, पहले ही ठेला वाला एग्जांपल लेके समझा दिया था। ये कौन अलाउ करता है, फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव मार्केट के फ्यूचर्स में हमें कॉन्ट्रैक्ट में बाई और सेल का अलाउ कौन करता है, एक्सचेंज। ये जो भी एक्सचेंज, जीरोधा, धन, जो भी हो गए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, बाई या सेल। मान लो कि नॉर्मल जैसे इन्वेस्टमेंट करना है आपको, और टाटा पावर का प्राइस 700 रुपये का है, और आपने मान लो कि एक लॉट अगर टाटा प्राइस का हम ले रहे हैं, मैं ना एक बार चेक कर लेता हूँ, या छोड़ो, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि अगर टाटा पावर 700 रुपये पे है, टाटा पावर 700 रुपये पे है, और अगर आप इसका एक लॉट लोगे, मान लो कि टाटा पावर का जो मैंने बताया कि ये 700 रुपये पे है, ठीक है, 700 रुपये पे। तो अगर इस पे हम 1000 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो 1000 इंटू 700, तो टोटल कितने रुपए लग जाएंगे, 7 लाख रुपए। मुझे 7 लाख रुपए देना पड़ेगा। ऐसे अगर आप कोई भी अपना खोलो, जीरोधा है, आप स्टॉक या कोई भी एप्लीकेशन आपके पास है, धन है, उसमें खोलिए और देखिए 700 रुपये का अगर प्राइस है, ठीक है, तो 700 रुपये पे अगर 1000 क्वांटिटी आप ले रहे हो, तो कितने रुपए लग जाएंगे, 7 लाख रुपए लग जाएंगे। ठीक है, अब ये 7 लाख रुपए तो आपको लग जाएंगे, लेकिन यही चीज़ अगर आप फ्यूचर्स में बाई करते हो, तो आपको 7 लाख रुपए नहीं लगेंगे। उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, ये आप बाई कर रहे हो तो ये चीज़ें ना कभी एक्सपायर नहीं करेगी। ये आप 10 साल के लिए, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, 1 करोड़ ईयर्स, जब तक मर्जी तब तक ये लगा के रख सकते हो। ये 700 से 7000, 70,000 भी जा सकती है। आपका पैसा करोड़ों अरबों में हो जाएगा। बट जब हम फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बाई या सेल करते हैं, तो उसमें हमें एक डेट मिलता है, उसमें हमें एक डेट मिलता है, और वो डेट एवरी थर्सडे को आता है, मंथ के लास्ट थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाता है। कैसे, बता रहा हूँ। मान लो कि एस बी आई का एक स्टॉक है 250 रुपये पे, उदाहरण स्वरूप, ठीक है, 250 रुपये पे है। आपको क्या करना है, इसे आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगी, तो आपको बाई करना है। अच्छा, ये समझाने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ।
कि ये जो बायर्स है या सेलर्स है, ये क्या करते हैं, ये अपना एक सेंटिमेंट लेके आते हैं। बायर्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये बायर्स और सेलर्स हैं। अच्छा, बायर्स क्या करता है, ये भी मनीष भी एक इंसान ही है और रमेश भी एक इंसान ही है, ठीक है। मनीष को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि एसबीआई का मनीष को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि एसबीआई का स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। मनीष को कभी कभी ये भी लग सकता है कि एसबीआई का स्टॉक नीचे जाएगा। मनीष को कभी कभी ये भी लग सकता है कि एचडीएफसी ऊपर जाएगा। मनीष को ये भी लग सकता है एचडीएफसी नीचे जाएगा। तो ये एक इंसान है। सेलर्स को भी, रमेश को भी ऐसा हो सकता है कि इसे लगे कि ऊपर जाए नीचे जाए, तो उस हिसाब से ये शॉर्ट करेगा। सेलर्स की स्टोरी मैं आगे बताऊंगा जब ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे। फिलहाल हम बायर्स की बात कर रहे हैं। तो इसे लग सकता है कि कोई भी इसका प्लान हो सकता है। अगर ये चार्ट देख रहा है, मान लो कि ये एसबीआई का चार्ट देख रहा है और इसे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार बहुत ऊपर जा चुका है, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर को क्या कर देगा, सेल कर देगा, ठीक है। अब इसे क्या लग रहा है, अब एसबीआई का या एचडीएफसी किसी का चार्ट देख रहा है, इसे लग रहा है बहुत नीचे आ गया है, अब तो चांस बहुत कम ही है कि अब नीचे जाए, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो वो क्या करेगा, एसबीआई का वहाँ से खरीद लेगा फ्यूचर। तो अब देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर 250 रुपये पे है तो नॉर्मल अगर आप कैश मार्केट में जाके अगर इसे खरीदो, अगर सिर्फ 100 क्वांटिटी अगर उठाओगे तो 25,000 आपके लग जाएंगे, ठीक है, 25,000। लेकिन अगर आप 250 रुपये पे इसका फ्यूचर उठाते हो तो आपको उतने रुपए नहीं लगेंगे, कम रुपए लगेंगे। ये बेनिफिट दिया जाता है एक्सचेंज के द्वारा, ये फ़ायदा होता है। समझ में आया। एक बात और, ये तो हमने अपने मन से 1,000 क्वांटिटी डाल दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जेरोधा का खोल के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है, कितना लॉट होता है। इनका ना लॉट के बेसिस पे होता है। लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। अब लॉट कितना का भी हो सकता है, 1500 क्वांटिटी का भी लॉट हो सकता है, 3,000 क्वांटिटी का भी लॉट हो सकता है। तो वो हम जेरोधा पे अभी चलेंगे और देखेंगे कि कितने क्वांटिटी का कितना लॉट हो सकता है और कितना पैसा लग सकता है। चलिए, तो हमने ये खोल लिया। अब जैसे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, इसे ही हम क्लिक करते हैं। तो ये करने से पहले ना आपको सबसे पहले सर्च करना होगा एचडीएफसी फ्यूचर, ठीक है। अब एचडीएफसी फ्यूचर हमने सर्च किया तो आपको दिख रहा होगा पहले में, ये वाला देखिए, ये पहला एचडीएफसी फ्यूचर मई का फ्यूचर है। मई महीने के लास्ट में जिस दिन थर्सडे आएगा उस दिन इसका एक्सपायरी हो जाएगा। जून का है, अगर आप जून का ख़रीदना चाहते हैं तो ये इसकी वैल्यू जून तक रहेगी, ठीक है, जून के लास्ट थर्सडे तक। फिर जुलाई का, ठीक है, उस हिसाब से है। तो मान लो कि मैं मई का ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो बाई पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 150 क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है, 150 क्वांटिटी मतलब 1 लॉट। क्लियर देख रहे हो, मतलब एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर का मई का फ्यूचर अगर मैं ख़रीदने जाऊँ, ओके, एचडीएफसी बैंक के मई का फ्यूचर अगर मैं ख़रीदने जाऊँ तो एक लॉट का मुझे कितना पैसा देना होगा, 1,32,796 रुपीज़, ठीक है, 1,32,796 रुपये मुझे देना होगा।
हमें 13 लाख रुपए लगने वाले हैं। अब दो ऑप्शन है, या तो आप चाहो तो यहाँ से सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो। तो ये रही फ्यूचर की बात। अब मैं आपको बताता हूँ, फ्यूचर में आज तक मैंने कभी करा नहीं है, क्योंकि बस मन नहीं है, मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं होता फ्यूचर में करने का। मैं हमेशा ऑप्शंस में ही ट्राई करता हूँ। तो कल के क्लास में हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। आज यही फ्यूचर के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्लासेस में कंटिन्यू जो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, तो हर चीज़ ना रिपीट होती जाएगी। तो आज का क्लास देखने के बाद अगर आपको ये लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें नहीं कवर हुई या छूट गई, वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, क्योंकि सिर्फ फ्यूचर के बारे में बताने में 5 मिनट की क्लास होती है। फिर भी मैंने डिटेल में अच्छे से समझा के बताया, डायग्राम के साथ, बायर्स सेलर्स को सामने रिप्रेजेंट करके। तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। कल जब ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो फिर से फ्यूचर का डिस्कशन होना ही है। तो एक ही दिन एक ही चीज़ को बार बार लंबा खींचने से बेहतर है कि कल के क्लास में हम ऑप्शन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो इससे एग्जाम्पल देंगे, तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे डे 52 में।